नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजे का फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय किया जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 10वीं और 11वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि फॉर्मूले से याचिकाकर्ता और जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने संतुष्टि जता दी है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि रिजल्ट के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया उसके आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनको स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने भी यहां पर याचिका लगाई थी और 1 जून को परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की गई थी। परिणाम के फॉर्मूले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 2 हफ्ते का समय दिया था इसके बाद, और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में परिणाम के फॉर्मूले की जानकारी अब दे दी है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने भी यहां पर फॉर्मूले पर सहमति जताई है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम का दौरा किया और यहां पर रेहड़ी पटरी वालों के साथ दवा व्यवसायियों के लिए बने वैक्सीनेशन बूथ का जायजा लिया। सीएम ने यहां पर वैक्सीन लगवा रहे लोगों से बात भी की। इस दौरान सीएम योगी ने निगम के सभी कर्मचारियों के लिए हुए 20 लाख के बीमा का कागज 4 कर्मचारियों को सौंपा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत निगम के द्वारा लाए गए 20 नई कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को उनकी गाड़ी की चाबी सौंपी गई और हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के बन रहे नए भवनों का निरीक्षण भी किया है। विजिलेंस टीम ने अमेठी में डीपीआरओ श्रेया मिश्रा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम उन्हें अपने साथ लेकर चली गई और जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर अमेठी शहर स्थित होटल इंटरनेशनल में पूछताछ कर रही है। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई है। मामले की जानकारी जिलाधिकारी तक को नहीं थी। वहीं जिला स्तरीय अधिकारी की गिरफ्तारी से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ में पुलिस का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। जिले के थाना अकराबाद पुलिस ने 15 साल पहले मरने वाले मुर्दे पर छेड़खानी और हत्या के प्रयास की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में ग्राम दीपपुर गोबरा में प्रधानी के चुनाव की रंजिश के चलते दबंगों ने बीती 25 मई को ग्राम के नवनिर्वाचित प्रधान कालीचरण के साथ मारपीट करते हुए दबंगों ने नवनिर्वाचित प्रधान को सड़क पर गिराकर मुंह में पेशाब किया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना अकराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पर आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने प्रधान और प्रधान का समर्थन करने वालों पर दोबारा हमला कर दिया है, जिसमें घर की महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए हैं। झगड़े के समय थाना इंचार्ज को फोन किया गया, जिससे उन्होंने अनसुना कर दिया। पुलिस से साठगांठ कर हमलावरों ने 15 साल पहले मरने वाले प्रसादी लाल के साथ गांव के नवनिर्वाचित प्रधान सहित कुल 7 लोगों को नामजद करते हुए छेड़छाड़ और हत्या का प्रयास की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। ये है थाना अकराबाद क्षेत्र गांव दीपपुर गोबरा, वहाँ के ये प्रधान हैं। वर्तमान में प्रधानी जीतने के बाद कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो इनको लगातार परेशान कर रहे हैं। घटना 25 मई की है, जब इनके साथ मारपीट की, इनके मुंह में पेशाब कर दी। उस संदर्भ में भी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 212 थाना अकराबाद में, जिसमें SC/ST एक्ट लगी। उससे और खिसियाने के बाद इनकी जो तरफदारी कर रहे थे गाँव के लोग, उनके खिलाफ भी मारपीट की और मारपीट करने के बाद उनको जान से मारने की नीयत से उनकी दादी को भी मारा। मैनपुरी पुलिस ने एक फर्जी IAS अफसर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस फर्जी अफसर ने बीते माह मैनपुरी की भोगांव तहसील के SDM और तहसीलदार को कॉल कर अपने आप को सुरेश चंद्रा वरिष्ठ IAS पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व बताकर जनपद मैनपुरी में कितनी तहसील है और कौन कौन तहसीलदार है इस संबंध में जानकारी मांगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फर्जी IAS ने कहा था कि तहसीलदार सदर, करहल, तहसीलदार करावली से कह दें कि मुझसे बात कर लें और यह भी कहा कि अपने प्राइवेट फोन से मिलाकर बात करें। जांच में जुटी पुलिस इस मामले के बाद से भोगांव तहसील के SDM और तहसीलदार ने तुरंत IAS सुरेश चंद्रा पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व के पास कॉल की और इस बात की जानकारी ली, जिसके बाद ये पता चला कि ये किसी फर्जी IAS का काम है।
इस घटना के बाद से सूबे में जांच करनी शुरू हुई, जहां पता चला कि इस तरह के कई कॉल अन्य जनपदों के अधिकारियों को भी किया गया है और सभी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में तहसीलदार भोगांव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना भोगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सर्विलांस की एक टीम गठित हुई। इसके बाद फर्जी आईएएस अफसर का फोन ट्रेस कर भूमिका बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया। कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कॉल करके राजस्व तहसीलदारों को, एसडीएम्स को और सीनियर आईएएस अफसर बन करके लखनऊ से दबाव बनाना काम कराने के लिए, साथ में पुलिस अधिकारी बन करके पुलिस अधिकारियों पर रोक गांठना और उनसे कार्य के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में जब यहाँ पर भोगांव से एक सी सूचना मिली कि ये तहसीलदार पर प्रेशर बना रहा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी इसमें सक्रिय हुए। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मामले में पूरा मामला तूल लगातार पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा की गई जमीन खरीद की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की गई। साथ ही 8 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। धर्मस्थली और जन्मस्थली पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट की राजनीति की है, हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग प्रभु श्री रामचंद्र के नाम को और उनकी आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। उनके नाम पे चंदा करोड़ों रुपए बटोरा जा रहा है। पूरे देश से लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र में आस्था व्यक्त करते हुए करोड़ों रुपए चंदा दिया। उस चंदे के पैसे का दुरुपयोग करके आप अभी हाल ही में देखा किस तरीके से 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद को लेकर मथुरा में कांग्रेस महानगर कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मथुरा के डीएम कार्यालय पर कांग्रेसी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने मांग की है कि जमीन मामले में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और धार दी जाएगी। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है वो लोगों की आस्था का केंद्र है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर, उस मंदिर के नाम पर जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया, अब ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग उसमें भी घोटाला उनका सामने आया है। 2 करोड़ रुपए की जगह जो खरीदी गई है उसको तुरंत 7 मिनट बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। उसमें महापौर जो अयोध्या के मेयर हैं उनके हस्ताक्षर हैं और जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के हैं वो लोग उन दोनों बेनामों में और एग्रीमेंटों में गवाएं। मैं धिक्कारता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप राम की बात करते हैं, रामचंद्र जी को तो छोड़िए, जनता को तो आप लूट ही रहे हैं। इस लूट को बंद करें प्रदेश में, अन्यथा कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी गई वो भी देखिए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, जिस प्रकार 3T के फॉर्मूले का उपयोग हुआ है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और इसके साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया, जिसमें कि लोगों का जो आवागमन रोक के एक वातावरण बनाया गया, और जो टीकाकरण तेजी से हो रहा है उसका एक ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब घट रहा है। जैसा बताया गया है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 98.4% हो गया है और कुल एक्टिव मामले केवल 6000 रह गए हैं। ये स्थिति 30 अप्रैल को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 3,10,783 कुल मामले थे, जो आज घट के
केवल 6019 रह गए हैं। प्रतिदिन आने वाले मामले भी 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थे, जो आज घट के 336 रह गए हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने टेस्ट कम नहीं किए हैं। कल भी 2,90,234 जो हैं टेस्ट हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.1% रह गया है। तो ये स्थिति अगर हम कंपेयर करें, अगर हम उसको दूसरे अन्य प्रदेशों के साथ इसकी तुलना करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट जिनकी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधी है, उनमें प्रतिदिन इससे ज्यादा मामले आ रहे हैं। बहुत ज्यादा, जितने हमारे पास कुल मामले हैं 6,000 हैं, उससे ज्यादा मामले वहां प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये एक प्रदेश सरकार का जो उत्तर प्रदेश मॉडल जो बनाया है, जिसमें 3T और कोरोना आंशिक कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, मैं बताना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है 32,000, एक केस के पीछे 32,000 टेस्ट होने चाहिए। अभी हम लोगों ने 32 जो है वो मानक रखा है, जबकि मानक उनका 1 है। तो ये एक बड़े स्तर पे जो टेस्ट कराया जा रहा है, वो इसके साथ साथ जो ट्रेसिंग की जो तकनीक अपनाई गई, जिसमें कि घर घर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर संक्रमण वाले लक्षणों का पता लगा रही हैं, लोगों का पता लगा के अग्रेसिवली उनको तलाश की उनका टेस्ट कराया जा रहा है। 5 मई से तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से जो है ये टेस्ट कराए जा रहे हैं, और हमारी निगरानी समितियां 97,000 गाँवों में, प्रदेश के लगभग 80,000 समितियां ये गांव घर घर जाकर ये संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाश के उनको तुरंत टेस्ट करा के और उनको दवा दी जा रही है। अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5,44,36,119 टेस्ट किए जा चुके हैं। 6,019 एक्टिव केस में से 3,749 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के लोग राजकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस या निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है और अब तक 2,94,077 इलाकों में 6,46,039 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,57,95,425 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,21,05,343 है। टीकाकरण निरंतर प्रदेश में चल रहा है और 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वे सभी 75 जनपदों में अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके लिए आप कोविन पोर्टल पर जाइए और अपना पंजीकरण कराइए। उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण में कई अनूठी पहल भी की है, जैसे जो 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए अभिभावक स्पेशल चलाया जा रहा है। इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर केवल छोटे बच्चों के माता पिता का ही वैक्सीनेशन होता है। इसी प्रकार सभी 75 जिलों में महिलाओं के लिए महिला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाए गए हैं और साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले या ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले, उन लोगों के लिए विशेष टीकाकरण का अभियान चलाया गया है और पूरे प्रदेश में इन लोगों को प्राथमिकता पर इनका टीकाकरण किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं और इनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है और इनसे फिर अगर ये संक्रमित होंगे तो संक्रमण की श्रृंखला आगे बढ़ेगी, इनसे बाकी लोगों के संक्रमण का भी खतरा होगा। इसलिए इन लोगों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 2,92,946 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और इनमें से 39,10,074 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। चैन स्नैचिंग की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। कभी किसी से धोखे से झूठ बोलकर धोखाधड़ी कर ली जाती है, तो कभी बाइक सवार झपट्टे मारी करके चैन को लेकर भागते हैं।
ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर के कटरा कोतवाली से सामने आया, जहां सुबह सुबह घर से निकली महिला की चैन झपट्टा मार लेकर उड़ गया और बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाए चोर ने महिला को धक्का देकर सोने की चैन लेकर फरार हुआ। वहीं दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात के बाद पुलिस चोर को पकड़ने में अब जुटी हुई है। वहीं नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते नेपाल से बहकर महाराजगंज जाने वाली लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं महाराजगंज में गंडक, व्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जनपद के ठठीवारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बरसात में भरवहिया नाले का तटबंध फिर से टूट चुका है। इसमें लक्ष्मीपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और वहीं गांव की पुलिस चौकी में 1.5 से 2 फीट पानी भर चुका है। इसमें ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चौकी के जवान दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते सदर कोतवाली में भी बारिश का पानी घुस चुका है और पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। इसके अलावा जो नारायणी नदी है जो गंडक में तब्दील हो जाती है हमारे यहाँ, वो उसमें 4 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी अभी। कानपुर पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वसूली कर रहे युवकों को धर दबोचा है। कल्याणपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर ट्रकों से वसूली कर रहे थे और इस दौरान बदमाश पुलिस को देखते ही भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेरकर कार सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर 3 युवक सवार हैं। तीनों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और देखने से फर्जी लग रहे हैं। सभी बिठूर रोड चौराहे पर ट्रक और दुकानदारों से वसूली कर रहे हैं। पुलिस को आता देख बदमाश स्कॉर्पियो पर सवार होकर भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और स्वरूप नगर में तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। थाना कल्याणपुर के बिठूर तिराहे पर आज एक स्कॉर्पियो में सवार 3 युवक, गगन, लोकेश और आयुष, ये पुलिस की कैप लगाकर डंडा लेकर दुकानदारों को धमका रहे थे और जो उनसे मसाला पानी, ऑमलेट इत्यादि सामान लिया था उसके पैसे नहीं दे रहे थे। इस संबंध में एक सूचना वहाँ मौके पर मौजूद पत्रकार विकास वाजपेयी और उनके रिपोर्टर द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता से चेकिंग करते हुए PRV 408 थाना नवाबगंज की इसने कंपनी बाग चौराहे के पास इस गाड़ी को घेर के पकड़ लिया। फिरोजाबाद में शादी समारोह की चल रही दावत में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पुलिस को लेकर शादी समारोह में पहुंच गई और उसने अपने आप को युवक की पहली पत्नी बताया है। मामला फिरोजाबाद के गांव नगला कांस का है, जहां एक युवती पुलिस को लेकर शादी समारोह में आई और जमकर हंगामा किया। उसने अपने आप को युवक की पहली पत्नी बता दिया। उसने बताया कि युवक उससे आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर चुका है, अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है, इसलिए वो इस शादी का विरोध कर रही है और साथ ही उसने युवक से हुई शादी के कागजात भी दिखाए। पुलिस को देखकर दूल्हा मौके से फरार भी हो गया। वहीं पुलिस दूल्हे के पिता और चाचा को पकड़कर थाने ले आई और मामले की जांच शुरू की है। बरेली की पीलीभीत बाईपास रोड पर एक महिला से छेड़खानी करना युवक को महंगा पड़ गया है। बता दें कि युवक महिला का रास्ते चलते हाथ पकड़ लिया था और जिसके बाद महिला ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। तो महिला से छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया। महिला ने युवक की जमकर धुनाई की है। संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी की जीत के दावों पर सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए हमला बोला है।
सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन संभल में अभी तक बीजेपी का प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ है। साथ ही कहीं बीजेपी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों का फीता काटने का काम किया है। ये जो जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी इस चुनाव में लगी हुई है और ख़ास तौर से संभल जनपद में समाजवादी पार्टी के 14 हमारे सदस्य जीते हैं और निर्दलीय सदस्यों को लेकर के इंशाअल्लाह हमारी जो प्रत्याशी हैं श्रीमती प्रीति यादव जी, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और 26 तारीख से नॉमिनेशन है और 29 को नाम वापसी और 3 तारीख को 3 बजे तक वोट पड़ेंगे। उसके बाद में गिनती होगी। जब गिनती होगी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत कर जाएगा। मैनपुरी के एक गांव में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव का ही एक युवक किशोरी को अपने साथ एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी बेहोश होने पर युवक उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया और ऐसे में जब किशोरी को होश आया तो उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया है। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में तत्काल फिर फोर्स इंस्पेक्टर के साथ साथ लोकल फोर्स भी मौके पर गई थी और पाया गया कि एक लड़का जो कि अन्य गांव का रहने वाला है और वो अपने रिलेशन में कहीं पाया था और उसके द्वारा बलात्कार किया गया है और इस अंदर में अभियोग दर्ज कर लिया गया 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत। और ऐसी जानकारी में आया है कि ये पूर्व में कहीं न कहीं से 2 लोग परिचित भी थे। फिर भी इसमें विस्तृत इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बांदा में एसपी अभिनंदन सिंह ने जनता दरबार लगाकर पीड़ितों की फरियाद सुनी और मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा फरियादियों की समस्या का समाधान कराया। वहीं हमारे संवाददाता अरविंद गौतम ने एसपी अभिनंदन सिंह से खास बातचीत भी की है। मैं बांदा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। हालांकि कौशाम्बी जनपद से आए नव नियुक्त आईपीएस अधिकारी श्री अभिनंदन ने कल ही जो है कार्यभार ग्रहण किया है और आज पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जता दिया है कि उनकी मंशा क्या है। हालांकि टॉप 10 अपराधियों की बात करें या ट्रैफिक की बात करें तो हम खुद पुलिस अधीक्षक श्री नंदन से मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बांदा का पुलिस अधीक्षक कार्यालय है जहां पहली बार 1.5 साल बाद, हालांकि इस दौरान कोरोना की 2 लहरें बांदा जनपद में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आई हैं, उनको लेकर के यहाँ के अधिकारी कितना संजीदा है और किस तरह पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो पर जाकर के बांदा के पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन जी से खुद बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इन 1.5 सालों बाद पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरबार खुला है और कई कहा जाए कि कई पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात करके उनके दुख दर्द को खुद जाना है। सर, सबसे पहले तो बांदा के लिए जो है आगमन के लिए प्राइम न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद और जानना चाहेगा कि पीड़ितों से अभी आपने मुलाकात की, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पीड़ित आए, कोरोना काल को लेकर के किस तरह सतर्क है? बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे कोविड का प्रभाव कम हो रहा है तो वैसे हम लोग जनता दर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि तत्काल उनकी जो समस्याओं का समाधान वो हो जाए। आज मैंने ज्वाइन करते ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में और फरियादियों से हम मिले हैं और कोशिश ये की गई है कि उनके मामलों का निस्तारण किया जाए। तो ये पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन सिंह थे जिन्होंने ये बताया प्राइम न्यूज को कि पहली बार 1.5 साल बाद आज एसपी कार्यालय में आकर के फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई और उनका मौके पर निस्तारण किया। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। वहीं सीतापुर में लगातार हो रही बारिश के बीच डीएम, एसपी और बाढ़ खंड के इंजीनियर के साथ विधायक ज्ञान तिवारी रामपुर मथुरा
अखरी गांव में हो रहे कटान और तटबंध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान बाढ़-खंड के अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर देखा गया कि पूरी सड़क कटकर नदी में समा गई है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ की संभावना को देखते हुए विधायक और जिलाधिकारी ने तटबंधों की वर्तमान स्थिति का स्थलीय जायजा लेते हुए कहा कि अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने में तेजी लाई जाए। बांध और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों के स्टोर स्थल के बारे में भी पूछा। बंधे पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए लगाई गई बोरी और गिराए गए बोल्डर को देखा गया। उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।